हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस उत्सर्जन तंत्र में हमने स्किन त्वचा को पढ़ चुका है, जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। आज से हम नए उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन की शुरुआत करते हैं, जिसे अपन कहते हैं लीवर, या जिसे अपन कहते हैं यकृत। किसी के लिए भी ये जो शब्द है ये नया नहीं है। लीवर यकृत सभी लोग जानते हैं। एक जनरल अपन देखते हैं कि क्या कैसी कहानी है, क्या काम करता है, क्या तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब यदि अपन लीवर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्टडी ऑफ लीवर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है, उसकी डिटेल स्टडी की जाती है, उसे कहा जाता है हिपैटोलॉजी। इसे अपन कहते हैं हिपैटोलॉजी। ठीक, अब कोई भी जो नाम है उसका कोई ना कोई कारण होता है। अब ये जो हिपैटोलॉजी टर्म आया, इसके पीछे भी एक रीजन है। जिन सेल से हमारा लीवर, जिन कोशिकाओं से मिलकर हमारा यकृत या लीवर बना होता है, उन्हें कहा जाता है हिपैटोसाइट्स। उन कोशिकाओं का नाम है हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स सेल मिलकर जिस ऑर्गन को बनाएंगी वो ऑर्गन है लीवर, इसलिए उसके स्टडी को अपन कहते हैं हिपैटोलॉजी। जैसे ब्रेन में होता है ना, ब्रेन या नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो सेल है वो न्यूरॉन है, इसलिए उसकी स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। किडनी की सेल नेफ्रॉन है, इसलिए उसकी स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। वैसे इसकी सेल हिपैटोसाइट्स है, इसलिए इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, हिपैटोलॉजी। ठीक, अब यदि अपन बात करते हैं हिपैटोलॉजी। अब हिपैट या हेप्टो ऐसे रिलेटेड कोई भी शब्द है जिसमें HEPAT ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिलता है तो समझ जाना वो लीवर से ही संबंधित होगा। कंफ्यूज नहीं होना, वो संबंधित होगा किससे, लीवर से। यदि अपन बात करें लीवर के भार की, वेट ऑफ लीवर, तो इसका जो एवरेज औसत भार है ये होता है लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम। अच्छा खासा भार है इसका ना, 1.3 से लेके लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये अपन बात कर रहे हैं एवरेज एक वयस्क या एक एडल्ट के शरीर में। ठीक, यदि अपन बात करते हैं लीवर की, तो लीवर को कहा जाता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की ये क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। अपने शरीर में अलग अलग प्रकार की ग्रंथि होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ग्लैंड्स में अपन पढ़ेंगे। यदि इन तीनों के प्रकार को मिला दें तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है लीवर, यकृत, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यदि अपन बात करें तो एक इसका पॉइंट याद रखना, लीवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यदि आप थोड़ा रिलेट करो तो आप पहला सबसे बड़ा अंग बता सकते हो। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्किन। इसके पहले जो पढ़ रहे थे, त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। स्किन इज अ ऑर्गन, याद रखना, स्किन एक ऑर्गन है। वैसे दूसरा सबसे बड़ा अंग जो है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, वो होता है लीवर। लेकिन यदि ग्लैंड के संदर्भ में पूछेगा तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, या जिसे अपन कहते हैं यकृत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक समझना, लीवर को अन्य नाम से भी जाना जाता है।
लीवर के अन्य नाम भी होते हैं, जैसे लीवर को कहा जाता है जिगर और लीवर को कहा जाता है कलेजा। याद रखेंगे, बहुत बड़ा ये डाउट चलता आ रहा है, एक मिसकॉन्सेप्शन चला आ रहा है कि जिगर कलेजा का मतलब हृदय या हार्ट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप जिगर की बात करो या कलेजा, ये दोनों शब्द यदि हम यूज कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं लीवर को। जैसे जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन से वो रिलेट कर सकते हैं। जैसे मुर्गा लेने जाते हैं तो कहते हैं कि भैया कलेजी डाल देना, है ना, कलेजा कलेजी डाल देना। कलेजी का मतलब होता है लीवर, अपन मुर्गे के लीवर की बात करते हैं, है ना। जैसे अपन किसी को गले लगाकर कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा, और यहाँ अपन को लगता है जिगर मतलब हृदय। जिगर मतलब हृदय नहीं होता, लीवर होता है। तो अगली बार उसका से नीचे यहाँ गले लगाना, ये ना जिगर का टुकड़ा। तो जिगर और कलेजा दोनों का मतलब लीवर होता है। हिंदी मीडियम विशेष ध्यान दें, कभी कभी लिखा आ जाता है कि जिगर का भार कितना, कौन सा ऐसा अंग है, वहां कलेजा ऑप्शन में रहेगा, तो घबराना नहीं। इंग्लिश मीडियम आपके लिए तो लीवर ही चलेगा, लेकिन हिंदी मीडियम आप क्या याद रखोगे, जिगर और कलेजा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, लीवर के जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और डेली लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। अब यदि अपन बात करें तो यहां पर अपन देखते हैं लीवर में बनने वाले पदार्थ, मतलब अपन ऐसे सब्सटेंस पदार्थ देखते हैं जो लीवर में बनते हैं। ठीक, सबसे पहला तो आप सभी जानते हैं जो बनता है वो है बाइल जूस, या जिसे अपन कहते हैं पित्त रस। एक डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पढ़ चुके हैं, आप पुरानी वीडियो से बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हैं उसको, मैं यहां बस थोड़ा सा नॉर्मल बता दूंगा। बाइल जूस पित्त रस लीवर से निकलता है, बनता है लीवर में, और ये करता है वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वसा का पायसीकरण, ये शब्द आपको याद होना चाहिए, वसा का पायसीकरण। क्या होता है, जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वसा के जो अणु होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर। समझ सकते हो आप, ऑयल जो है वो पानी में घुलता तो है नहीं, उसकी डेंसिटी कम है, ऊपर तैरता रहता है। वैसे ही जैसे ऑयल है वैसे ही फैट पानी में नहीं घुलता। अब यदि फैट पानी में नहीं डिसॉल्व होगा, नहीं घुलेगा, तो एंजाइम उसका डाइजेशन या पाचन नहीं कर पाएंगे। लाइपेज करता है इसका पाचन, वो तो बन रहा है, लेकिन वो कैसे इसका डाइजेशन करेगा यदि ये डिसॉल्व ही नहीं होगा वाटर में। तो क्या होता है, ये जो फैट मॉलिक्यूल है, इस फैट मॉलिक्यूल को बाइल जूस पित्त रस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और ये जो फैट है ये आगे चलकर पानी में घुल जाता है, ये फैट हो जाता है वाटर सॉल्यूबल। और जैसे ही ये वाटर सॉल्यूबल होता है, लाइपेज एंजाइम होता है जो इस फैट को बदल देता है फैटी एसिड। ठीक है, यदि ये फैट है तो एंजाइम नहीं इसको डाइजेस्ट कर पाएगा, तभी कर पाएगा जब वो पानी में घुलेगा, और उसको करता है बाइल जूस, जिस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा वसा का पाचन करना, है ना। क्वेश्चन देगा पित्त रस का काम क्या है, और उसका एक ऑप्शन रहेगा यह वसा का पाचन करता है, उस पर टिक नहीं करना, वो गलत होगा। वसा का पाचन कौन करता है, डाइजेशन करता है लाइपेज, ये केवल उसको तोड़ता है, जिसके लिए टर्म यूज होता है पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। इमल्सन टर्म जो है ना, एक कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, जब दो लिक्विड मिलते हैं तो उसे इमल्सन कहते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल जूस। अब बाइल जूस बनता तो है लीवर में, पर याद रखना बाइल जूस बनने के बाद स्टोर या संचित जहां पर होता है उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, या उसे अपन कहते हैं पित्ताशय। नाम से ही समझ सकते हो, आशय मतलब रहने का स्थान, और पित्त मतलब पित्त रस। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस, लेकिन बनता है कहां पर, लीवर में। ठीक, पहला सब्सटेंस हो गया।
समझते चलेंगे, है ना, बहुत सिंपल है। फिर यदि अपन बात करते हैं दूसरा जो सब्सटेंस है, ये है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये भी सुना होगा, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये टर्म भी सुना होगा। जब अपन ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड में प्लाज्मा पढ़ रहे थे, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स कणिकाएं। तो जब अपन प्लाज्मा पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था कि ब्लड की प्लाज्मा में 7% प्रोटीन है, और उस 7% प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी होते हैं। और ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, तो जब हमें चोट लगती है तो ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ये जो है ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ब्लड में इस कॉन्सेप्ट को अपन बहुत डिटेल में पढ़े, है ना। हवा के संपर्क में जब ब्लड आता है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन एक्टिव हो जाते हैं और ये ब्लड क्लॉट करने में, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, फिर एक और अपन ने पढ़ा था जिसे अपन कहते हैं हिपेरिन। देखो हिपेरिन HEP आ गया, स्टडी ऑफ लीवर, हेपेटोलॉजी, हेपा, HEPA, इस टाइप के शब्द आए ना, समझ जाया करो वो सब लीवर से रिलेटेड है। हिपेरिन, हिपेरिन भी प्रोटीन है। ये प्रोटीन भी कहां पर पाया जाता है, हमारी ब्लड की प्लाज्मा में। ये क्या करता है, ये शरीर के अंदर, इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, रक्त का थक्का जमने से या ब्लड क्लॉटिंग को ये क्या करता है, रोकता है। नहीं तो पता चला शरीर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन एक्टिव हो गए और शरीर के अंदर ही ब्लड क्लॉट कर दिए। वो ऐसा ना कर पाए, उनको रोकने के लिए प्रोटीन पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं हिपेरिन। ये भी होता है कहां पर, प्लाज्मा में। तो ये जो सब्सटेंस है, ये पूरे के पूरे सब्सटेंस बनते हैं कहां पर, हमारे लीवर में। स्टोर सब अलग अलग जगह हो गए, बाइल जूस हो गया गॉल ब्लैडर में, ये सब जाके स्टोर हो गए ब्लड के प्लाज्मा में, लेकिन ये सब बने कहां पर है, इनका फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, तो इन सभी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी बनते हैं लीवर या यकृत में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल है बिल्कुल, है ना, परेशान नहीं होना, आसानी से पढ़ते चलो, समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। अब यदि अपन बात करते हैं लीवर की, लीवर का ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लो विटामिन का। विटामिन तो किसी के लिए नया है नहीं, अपन बहुत डिटेल में हर विटामिन पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिएंट्स वाले टॉपिक में। चाहे तो आप वीडियो में, पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बनाते हैं या इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, विटामिन्स। यदि हम विटामिन की बात करें तो विटामिन होते हैं दो प्रकार के, वैसे दो संख्या नहीं। यदि विटामिन की बात करें तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को अपन कहते हैं वाटर सॉल्यूबल, ऐसे विटामिन जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, अब ऐसे विटामिन जो जल में नहीं घुलते, उन्हें अपन पकड़ के घोल देते हैं फैट में, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, वसा में घुलनशील, या उन्हें कहा जाता है फैट सॉल्यूबल।
समझ गया? यहां तक कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता होगी आप लोगों को, पढ़ते आते हैं ये सब अपन, है ना? चलिए अब यदि अपन बात करते हैं वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन की, तो जल में घुलनशील जो विटामिन है ये विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी का मतलब यहां पर पूरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, पूरा बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सभी, और विटामिन सी, ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। जल में घुलनशील होने की वजह से ये जो विटामिन है ये कभी भी हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, ये हमारे शरीर में संचित नहीं होते, स्टोर नहीं होते। और विटामिन बी और सी जो है ये यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? यदि यूरिन के कॉम्पोजिशन की बात करें तो यूरिन में 95% पानी होता है, 95% उसमें क्या होगा? वाटर होता है। उस वाटर के साथ ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, इजेक्शन हो जाता है यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के साथ मिलकर। तो ये जो वाटर सॉल्युबल है इनकी दिक्कत क्या है कि ये शरीर में स्टोर नहीं होते, है ना? इसलिए जितनी देर ये शरीर में है, ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया, शरीर में पहुंचा दिया तो ठीक, नहीं तो ये यूरिन के साथ क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाते हैं। अब यदि अपन बात करते हैं फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील अब कौन कौन से विटामिन बच गए? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील। और जो विटामिन वसा में घुलनशील हैं वो हमेशा हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, हमेशा हमारे शरीर में संचित रहते हैं। और ये कहां स्टोर रहते हैं? तो ये हमेशा स्टोर होते हैं हमारे लीवर या यकृत में। आपको ये पॉइंट याद रखना है। आपसे पेपर में कहा जाएगा लीवर में स्टोर होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, डी, ई, के। ये वो विटामिन है जो हमारे लीवर में हमेशा स्टोर होते हैं, फैट सॉल्युबल होने की वजह से शरीर से बाहर नहीं जाते, लीवर में स्टोर रहते हैं। विटामिन बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण स्टोर नहीं होते और यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक? ये रिलेट करता है किससे? विटामिन जो है ये रिलेट करते हैं हमारे लीवर से, ठीक? तो आप ज्यादातर किताब पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा रहता है विटामिन ए हमारे लीवर में स्टोर होता है, ठीक है, सही है, लेकिन सिर्फ विटामिन ए नहीं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी कहां पर स्टोर रहते हैं? हमारे लीवर में, ठीक? ये कहानी हो गई लीवर की। अब लीवर से संबंधित एक पॉइंट और चलता है, आपने शायद सुना होगा। यदि अपन बात करें आरबीसी की, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब इसमें क्या है? हिम मतलब इसमें है आयरन और ग्लोबिन मतलब इसमें है प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन है किसमें? हीमोग्लोबिन में। ये जो हीमोग्लोबिन है 120 दिन तक हमारे शरीर में रहेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन परिवहन करेगा, जिस टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन पहुंचा देगा, जिस टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस लंग्स या फेफड़े में लाएगा ताकि हम बाहर कर सकें। ये आरबीसी कर रहा है और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन है। जब ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में अपना 120 दिन का काम कर लेता है तो ये जो हीमोग्लोबिन वाला आरबीसी है ये जाकर इसकी जो मृत्यु है, ठीक, इसकी अपन क्या कहेंगे? डेथ, या इसकी जो मृत्यु है
ये मृत्यु होती है कहां पर? लीवर में। ये क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? तो आरबीसी की मृत्यु होती है लीवर में। फिर आगे भी और बढ़ता है ये क्वेश्चन कि आरबीसी नष्ट कहां होती है। यदि पूछ लिया जाए कि आरबीसी नष्ट कहां होती है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा स्प्लीन या प्लीहा। आरबीसी डिस्ट्रॉय या नष्ट कहां होती है? स्प्लीन या जिसे अपन कहते हैं प्लीहा। स्टमक या आमाशय के पास होता है अपने, ये नष्ट होने की कहानी है ना। लेकिन यदि सिर्फ इतना पूछे आपसे कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी की मृत्यु कहां होती है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा इसकी मृत्यु कहां पर होती है? लीवर में। ठीक, ये कुछ लीवर से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे जिसे अपन ने डिस्कस किया, और लीवर के फैक्ट बचे हुए हैं, अपन धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते जाएंगे। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, क्वेश्चन पेपर देते रहें। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।